जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ देख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें डिसीज है आपकी जॉन्स डिसीज इन रूमिनेंट इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन है कि जॉन्स डिसीज रूमिनेंट्स में कैसे कॉज होती है। तो ऑप्शन है आपके पास माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम, पैराट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम ऑरिजिस। ठीक है, सबसे पहले हम समझे जॉन्स डिसीज है क्या। तो जॉन्स डिसीज जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीशीज है इसका, पैराट्यूबरकुलोसिस जिसको मैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जिसमें रुमिनेंट्स का जो इंटेस्टाइन होता है वो अफेक्ट होता है। रुमिनेंट्स जैसे कि कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका वेट लॉस होता है, इनमें डायरिया होता है और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। ठीक है, और ये कंटामिनेटेड फिशेस या फिर मिल्क से स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, माइकोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज करता है, जोन्स डिसीज कॉज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक डेराइव फ्रॉम फंगस। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो फंगस से डिराइव होता है। ओके, है ना, किससे, तो पेनिसिलिन एक फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम जैसे एग्जांपल है ना, से डिराइव होता है। दिस स्टेटमेंट इज ओके। सेकेंड स्टेटमेंट, एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड एज अ पेन किलर। तो एंटीबायोटिक एक कंपाउंड है जो ओब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ठीक है, पर वो एज अ पेन किलर यूज होता है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से सही आंसर बताना। तो ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट डी क्या है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो पहले तो आप समझो कि जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना, वो किससे मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और क्या क्या सोर्स हो सकता है उसका, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है ना। अब एंटीबायोटिक्स नेचुरल सोर्सेज से भी मिलते हैं, सिंथेटिक सोर्स से भी मिलते हैं और सेमी सिंथेटिक सोर्स से भी मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज के एग्जांपल है पेनिसिलिन एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ओके, और स्टेप्टोमाइसिन भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि स्टेप्टोमाइसिस स्पीशीज से मिलता है। सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल है एमोक्सिलिन, है ना, ये एमोक्सिलिन क्या है, सेमी सिंथेटिक फॉर्म है पेनिसिलिन का। और कुछ सिंथेटिक है जैसे कि सल्फोनामाइड्स हो गया, क्विनोल्स हो गए, ये सब लैब में सिंथेसाइज किए गए, ये सब एंटीबायोटिक की कहानी है। तो अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज एंटीबायोटिक इज नॉट यूज फॉर द पेन किलर, है ना। एंटीबायोटिक क्यों यूज होता है, एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज होता है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकेंड इज इनकरेक्ट, सो हियर सी इज करेक्ट आंसर। okay, question number 3, which one of the following options represent all correct match between column x and column y। ये कॉलम x दिया है और ये कॉलम y है। कॉलम x में दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉलम y में दिया है होस्ट रिसेप्टर्स। ओके, कहने का मतलब है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं ना, इनकी सरफेस पर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है। तो पहले हमको इसका नॉलेज हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो वायरस है ना, तो किसी होस्ट से जाके बाइंड करेगा। तो होस्ट किस होस्ट से जाके बाइंड करता है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो जिनके होस्ट की सरफेस पर सैलिसिलिक एसिड होता है या सियालिक एसिड होता है। ठीक है, और सियालिक एसिड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के कॉम्बिनेशंस में होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस पे पाया जाता है सियालिक एसिड। एंड अभी वह हिस्टोलिका की बात कर ले तो इसकी सरफेस पर होता है एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये मतलब इसकी होस्ट रिसेप्टर होते हैं एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो होते हैं इनकी सरफेस पर CD44 पाया जाता है, मतलब इनके होस्ट पे, होस्ट के रिसेप्टर पे।
और ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब HIV की पर होता है CD4+। ओके, तो इस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा पे क्या मिल रहा था, सियालिक एसिड रेसिड्यू किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का। तो ए का तो हो गया थर्ड, है ना, ए का हो गया थर्ड, एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंटामीबा हिस्टोलिका पे क्या मिल रहा था, एनेसिटाइल ग्लूकोजामीन, सो बी का हो गया 1। स्टेप्टोकोकस पे पाया जा रहा है आपका CD44, सो सी का हो गया थर्ड सेकेंड, और HIV का हो गया आपका CD4। सो हियर फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमने कहीं थ्योरी पर ये पढ़ने में नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल डाला है। आप एक बार इसको पढ़े, इसको याद भी करें, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया जाता है कभी कभी। तो दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज द मोस्ट हीट टॉलरेंट। ये बैक्टीरिया के नाम दिए, इसमें से कौन सा बहुत ज्यादा हीट टॉलरेंट होता है, जो मतलब हीट को टॉलरेट कर पाता है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टाइप ई, बेसिलस कोएगुलेंस, क्लोस्ट्रिडियम पास्टोरियनम, और बेसिलस पॉलीमाइक्सा। तो जो आपका बेसिलस कोएगुलन होता है, ये बहुत ज्यादा हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया है, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है एंडोस्पोर बनाने की। ये इन्फेक्ट करता है, कहीं पे फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो एंडोस्पोर बना देता है, और इस एंडोस्पोर की वजह से ये डोरमेंट स्ट्रक्चर में रहता है, और इसी वजह से बेसिलस स्पीशीज जो होती है वो एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर पाती है। जैसे ही अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, जैसे हाई हीट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, न्यूट्रिशन नहीं है, तो उस कंडीशन में ये बेसिलस स्पीशीज बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेती है। सो हियर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग ओनली रैंडम VDJ recombination from 40V, 30D and 60 gene segments, the number of possible variable regions of the resulting antibody would be। देखो, हमने VDJ कॉम्बिनेशंस पढ़ा है बी सेल के बारे में, या हमने पढ़ा है एंटीबॉडीज के, है ना। एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है ना। तो ये जो हैवी चेन होती है ना, वो VDJ की रिकॉम्बिनेशन से बनती है। तो ऐसा बोला है कि अगर V इतने हो, D इतने हो और J इतने हो, तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल रीजन कितने होंगे। तो कुछ नहीं, इनके फर्दर कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या करो, इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, 40, 30 और 6, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को, तो क्या होगा 40 इंटू 30 इंटू 6। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप 30 इंटू 4 है ना, 3 4 जा 120, और 120 1200 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 12×6 = 72, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, 7200 इज योर करेक्ट आंसर। कर कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट इज द मिक्सचर ऑफ, तो ये हमने पढ़ा था। एडजुवेंट एंटीजन को सपोर्ट देते हैं, एडजुवेंट एंटीजन के साथ लगाए जाते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, फ्रूट्स इनकम्प्लीट और फ्रूट्स कंप्लीट। तो फ्रूट्स कंप्लीट के बारे में हमने पढ़ा था कि माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल अगर आप ऐड कर दो, ड्राइड माइकोबैक्टीरिया अगर आप ऐड कर दो, तो वो फ्रूट्स कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ऑयल वाटर और बैक्टीरियल स्पोर, ऑयल वाटर और माइकोबैक्टीरिया, अमीनो एसिड डिटर्जेंट एंड ड्राइव्ड स्टेफाइलो ओरियस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्लूकोज ऑयल एंड ड्राइड इकोलाई। तो जैसा हमने पढ़ा है माइकोबैक्टीरिया में ऐड होता है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आप लोग स्लाइड देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इम्यून रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, है ना। इम्यून रिकॉग्निशन में सेल्फ मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो क्या इवेंट है, इस पे हम बात करें। ऑप्शन 1,
इनिशिएशन ऑफ बी सेल एक्टिवेशन लीडिंग टू द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखो सेल्फ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि एमएससी से रिलेटेड बात हो रही है, क्लास एमएससी मॉलिक्यूल, है ना। क्या रूल होता है एमएससी का? देखो हमारी बॉडी में हर व्यक्ति में, जैसे हम बोलते हैं ना फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति के, जैसे ह्यूमन ही स्पीशीज है पर कोई दो इंडिविजुअल फिर भी अलग है ना, तो क्या ऐसा बोलते हैं हम लोग कि सबकी फिंगरप्रिंटिंग अलग होती है। तो एमएससी मॉलिक्यूल भी एक तरीके का फिंगरप्रिंटिंग सेपरेशन देता है। मतलब एक व्यक्ति का एमएससी दूसरे व्यक्ति के एमएससी से अलग होता है, ठीक है। तो सेल्फ मॉलिक्यूल जो कंसेप्ट आता है ये रिलेवेंट करता है एमएससी क्लासेस से और आपके सेल्फ रिकॉग्निशन से, ठीक है। तो हमारी बॉडी की कौन सी सेल होती है जो यहाँ इंटरफेयर करती है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शंस। तो बी सेल का सेल्फ मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। प्रमोटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स, तो हिमेटोपोइटिक सेल से भी सेल्फ इन नॉन सेल्फ का कोई लेना देना नहीं है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर, टी सेल का जरूर लेना देना है पर टी सेल के रिसेप्टर का रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। अब पहले हम समझे कि नेचुरल किलर सेल का क्या रोल है। देखो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से बनती है आपकी लिम्फॉइड सेल और लिम्फॉइड सेल के साथ ही बनती है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। जब आपका इम्यून सिस्टम कहीं पर एबनॉर्मल सेल्स देखता है तो नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेचुरल किलर सेल का रिकॉग्निशन जो होता है ये करता है एबनॉर्मल सेल को डिटेक्ट। और ये एबनॉर्मल सेल कैसे डिटेक्ट करता है कि इसके ऊपर एमएससी मॉलिक्यूल प्रॉपर प्रेजेंट है या नहीं। जिनके ऊपर एमएससी मॉलिक्यूल सही प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, उनको सेल फॉरेन कंसीडर कर लेती है। कौन? नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो अपना है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? नेचुरल किलर सेल डिसाइड करेगी। एक हेल्दी सेल में एमएससी मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली एग्जिबिट होते हैं, प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होते हैं, और जिनमें ये एमएससी प्रॉपर एग्जिबिट नहीं होते उनको नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो सेल्फ के आइडेंटिफिकेशन के लिए नेचुरल किलर का रोल होता है, ठीक है। सो हियर फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, when E. coli and macrophages are placed in a petri dish with the medium, ठीक है। एक E. coli लिया और एक मैक्रोफेज लिया, दोनों को पेट्री डिश में रख दिया। द मैक्रोफेजेस इंटरनलाइज द ई कोलाई इनटू साइटोप्लाज्मिक वेसल्स, ठीक है। मैक्रोफेज इंटरनलाइज द ई कोलाई, मतलब मैक्रोफेज ने क्या किया, ई कोलाई को अपने अंदर साइटोप्लाज्मिक वेसिकल बना के फेगोसोम बना लिया और उसको लाइसोसोम से फ्यूज कर दिया और बैक्टीरिया को मार दिया। ऐसे ही होगा ना, अगर मैक्रोफेज बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा तो वो फेगोसाइटोसिस करेगा, वही प्रोसेस दिया है यहाँ पे। अगर ई कोलाई की जगह मैं ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डाल दूं तो क्या होगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हैपन आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया विल इंटरलाइज बाय पिनोसाइटोसिस, तो बैक्टीरिया मतलब कौन, माइकोबैक्टीरियम मैक्रोफेज पिनोसाइट करेगा। पिनोसाइट जनरली लिक्विड का होता है, फेगोसाइट होता है सॉलिड का, है ना। तो पिनोसाइट तो नहीं कर सकता क्योंकि बैक्टीरिया की बात है। ऑप्शन 2, द बैक्टीरिया विल बी इंटरनलाइज बाय ऑटोफेजी, बैक्टीरिया इंटरनलाइज हो सकता है पर ऑटोफेजी नहीं हो रहा ना। ऑटोफेजी का मतलब होता है खुद की सेल्स को अंदर लेना, तो बैक्टीरिया तो दूसरा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द बैक्टीरिया विल प्रिवेंट द मैचुरेशन ऑफ फेगोसोम, ठीक है। देखो ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ये फेगोसोम को मैच्योर नहीं होने देता, मतलब ये इंटरनलाइज तो हो जाएगा पर ये फेगोसोम नहीं बनने देता, मतलब बनाने मैचुरेशन नहीं होने देता फेगोसोम का, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, द बैक्टीरिया विल प्रिवेंट जनरेशन ऑफ लाइसोसोम इन मैक्रोफेज। देखो मैक्रोफेज के लाइसोसोम के डेवलपमेंट में ट्यूबरकुलोसिस कोई रोल नहीं रख सकता, लेकिन वो अपने आप को बचा सकता है ना, तो वो फेगोसोम नहीं बनने देता। फेगोसोम नहीं बनने देता तो माइकोबैक्टीरियम को मैक्रोफेज अफेक्ट नहीं कर पाता। सो हियर सी इज करेक्ट आंसर, मतलब थर्ड वन इज योर करेक्ट आंसर, ओके। Question number 9. Which autoimmune disease is caused by the production of autoantibodies and autoreactive T cells against DNA and chromatin proteins? यहाँ पे कुछ
डिसीजेस के नाम दिए और ऐसा बोला कि इसमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिसीज है, सीधी बात है, ठीक है। कौन सी ऑटो इम्यून डिसीज है जो कि क्रोमेटिन और डीएनए के अगेंस्ट ऑटो रिएक्टिविटी करती है। तो पहले हम ये सारी डिसीजेस को समझे कि ये क्या है। तो पहले की बात कर लूं मैं, एक है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, SLE लिखा जाता है इसको। क्या है ये? तो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम हेल्दी टिश्यूज को अफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन होना, जॉइंट पेन होना, ये सब होता है। ओके। और इसमें ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, किसमें? सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में। दूसरी डिसीज है आपकी ग्रेव्स डिसीज। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म लीड करता है, जिसकी वजह से थायराइड हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। एक है सोग्रेन डिसीज सिंड्रोम, सोग्रेन सिंड्रोम। ये कंडीशन नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो माउथ ड्राइनेस होना, आई ड्राइनेस होना, स्वेलिंग होना, जिसकी वजह से जॉइंट पेन जैसा इश्यूज हो सकते हैं। लास्ट वन इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इम्यून डिसऑर्डर ही है जिसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, नर्व फाइबर पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होना, बैलेंस की प्रॉब्लम होना, विजन इश्यूज होने लगते हैं। तो ये सब डिसीजेस के बारे में ही है कि ये कैसी तरीके की डिसीजेस है। अभी आपको पूछा है ऑटो इम्यून डिसीज जिसमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है और ऑटो रिएक्टिविटी होती है टी सेल की डीएनए और क्रोमेटिन प्रोटीन्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये होता है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस के वजह से, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी हैज बीन एडवाइज टू टेक एंटीहिस्टामिन ड्रग। एक पर्सन है जो एलर्जी से सफर कर रहा है, तो उसको एडवाइस किया गया कि आप एंटी हिस्टामिन ड्रग ले लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइकली टू बी द रीजन ऑफ एलर्जी। तो इसमें से कौन सी प्रोसेस हो रही होगी जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो रही है ना। तो हमने पढ़ा है हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। हाइपर सेंसिटिविटी में से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है ना, जिसमें मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन होता है, वो एलर्जिक केसेस है जिसमें आईजीए का डेवलपमेंट आईजीई का डेवलपमेंट होता है ना। तो जब एलर्जी होती है तो आईजीई बनती है। आईजीई क्या करती है, मास्ट सेल के डिग्रेनुलेशन करवाती है। तो मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एलर्जी। तो आपसे पूछा है कि क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा थाइमोसाइट मैचुरेशन, सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन, डिस्टेंडर लिसिस, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है एलर्जी से रिलेटेड। ये हाइपर सेंसिटिविटी का केस है। सो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, है ना। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।